तो दोस्तों, जिस तरह से हमने पॉलिटिकल साइंस में आपको क्वेश्चंस दिए थे उसी प्रकार इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो बिल्कुल रूप से पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जैसे कल मिला है वैसा ही आज भी मिलेगा। तो बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न की तरह होगा कि यही सारा प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आप पूरा तरह से वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने आपको बहुत बार बताया है कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो लगभग 50% से ऊपर क्वेश्चंस आपको उससे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए केंद्र सरकार हो जाएगा। सिंपल बात है, जो भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम होता है, जैसे कि अभी वर्तमान में खाद्य मंत्री की बात करें तो वो तो आपको पता, आप लोग को पता होगा, चिराग पासवान है। ठीक है, तो ऐसा ही एक केंद्र सरकार के हाथ में होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कानूनी रूप से ग्रामीण आबादी के और शहरी आबादी डैश को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 75% और 50%। ठीक है, ग्रामीण को 75 और शहरी को 50% ये सब्सिडी देते हैं। आगे देखते हैं, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या होता है? देखिए, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ होता है आयात में वृद्धि। बिल्कुल रूप से इसे भी आप लोग याद रखेंगे। जो क्वेश्चंस यहाँ पर टिक किया गया है जरूरी नहीं है कि वही पूछा जाएगा, इसके अलावा भी जो हम बता रहे हैं उससे भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। भारत में राज्यों के बीच विषमता रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% लोग के पास कुल आय कितना है? तो यह 6 से 7% है। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 नंबर, भारत में असमानता की स्थिति रिपोर्ट की सिफारिश में शामिल है। धैर्यपूर्वक रहिएगा, काफ़ी क्वेश्चंस होने वाला है। तो यहाँ पर ये सभी देखिए, एक बात ट्रिक याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में अगर ये सभी ऑप्शंस अगर आ जाता है कोई भी क्वेश्चन में तो ज़्यादातर ये सही होता है। ठीक है, 99% ऑप्शन सही हो जाएगा जब ये इनमें से सभी ऑप्शंस आता है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा। जिस प्रकार सीटेट उटेट पास करने के लिए नकारात्मक सकारात्मक ट्रिक होता है, वैसा ही इसमें भी एक ट्रिक होता है। न्यून पोषण किन संकेतकों के द्वारा मापा जाता है? तो ये सभी देखिए ऑप्शन में, तो ये सभी हो जाएगा। आंख बंद करके मार सकते हैं आप। मानव जनसंख्या का उसके आकार, संरचना एवं विकास के साथ वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनानी क्या कहलाता है? बिल्कुल 100 जनसंख्या से रिलेटेड है तो जनानकी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस याद रखेंगे बिल्कुल रूप से, समझ के कुछ ट्रिक को समझ करके कुछ माइंड में सेट कर लीजिए। एग्जाम में तो छपने वाली है ही सारे प्रश्न। मानव विकास सूचकांक में उपयोग नहीं होता, देखिए नकारात्मक अगर नहीं होता है तो नहीं होता है, तो जीवन प्रत्याशा यानी जीवन प्रत्याशा नहीं होता है, जीवन हमेशा चलता नहीं रहता है, जीवन नष्ट भी होता है। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग मारेंगे, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक परिवर्तन की अवधियों में उत्पन्न होती है? तो ये सभी ऑप्शंस है, तो बिना झिझक के आप ये सभी वाला ऑप्शंस मार सकते हैं। इकोनॉमिक्स में ये बहुत बड़ी बात होता है, ट्रिक है एक तरह से। भारत में शहरी बेरोजगारी मुख्यतः प्रकृति की क्या है? तो ये हो जाएगा संरचनात्मक है। ठीक है, बेरोजगारी मुख्यतः क्या है? एक संरचनात्मक, एक संरचना बना हुआ है। ठीक है, कार्यबल भागीदारी दर को वैकल्पिक तौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो इनमें सभी है, तो बिना कहे आप इनमें से सभी मार दीजिए। जहाँ पर भी इनमें सभी मार मिल जाए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से रोजगार सृजन कार्यक्रम है? आप समझ में नहीं आ रहा है तो इनमें सभी ऑप्शंस मिल रहा है, तो इनमें से सभी आपको मार देना है। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न है, IRDP को बाद में किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा AGSY। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है तो ये तो सभी वाला रहेगा तब मारिएगा। ठीक है ना, चलिए 13 हो गया। 14, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2011 में। आजीविका की शुरुआत जो है 2011 में हुआ है, ये तो याद रखिएगा। ठीक है, कांग्रेस के सरकार में ही ये बात शुरू हुआ था। मैन वेट का अर्थ क्या होता है? अनिवार्य मूल्य वर्धित कर। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। देखिए, मैन वेट का अर्थ होता है कि वेट मतलब कम भी वस्तु नहीं होना चाहिए आपका, और अनिवार्य मूल्य जो होता है, दाम जो होना चाहिए उचित मूल्य होना चाहिए, और वर्धित कर, इस पर टैक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, उस तरह से। लेकिन अभी तो टैक्स लगा के हो रहा है, सो देख रहे हैं आप लोग। संशोधित, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप लोग को, संशोधित मूल्य वर्धित कर कब लागू किया गया है? तो बी हो जाएगा ऑप्शन, 1986 में ही हुआ था। निम्न में से किस योजना के तहत RBI, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, RBI अल्पकालिक आधार पर अर्थव्यवस्था में पैसों को समावेशन अथवा अंतःक्षेपण करने के लिए क्रमशः रेपो और रिवर्स रेपो दर पर सरकारी प्रतिभूतियों को बेचता है? तो तरलता समंजन सुविधा पर। ठीक है, चलिए लंबा आंसर है इसका क्वेश्चन, लंबा आंसर। ठीक है, किस योजना के तहत RBI विदेशी मुद्रा का क्रय जनित तरल
अधिकाय के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए सरकारी ऋण पत्र को बेचती है, तो यहाँ पर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर है ही नहीं इसका आंसर। ठीक है, आगे, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट का क्या कारण है, तो ये सभी ऑप्शन है, तो बिना पूछे मार दीजिए इनमें सभी। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है, कुछ 55%। ठीक है, 20 का 55% याद रखेंगे। भारतीय सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में अगर पूछा जाता है कितना है कृषि क्षेत्र का योगदान, तो 55%। नीली क्रांति का संबंध किससे, ध्यान रखेंगे नीली क्रांति का संबंध मछली पालन से है, दूध श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों चीज पूछा जाएगा। PL 480 योजना भारत और डैश के बीच एक समझौता है, ये अमेरिका के एक बीच समझौता है। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता है, तो 22 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब लागू हुआ। देखिए, पहला चरण तो आपका 1960 के दशक में हुआ था, दूसरा चरण 1973 से 80 के दशक में हुआ था, ऑप्शन बी। MSP का मतलब क्या होता है, न्यूनतम समर्थक मूल्य, मतलब मिनिमम सेटिस्फाई प्राइस होता है। ठीक है ना, सेटिस्फाई या समेशन कुछ होता है, MCP का फुल फॉर्म। मिनिमम S का मतलब हो जाएगा समर्थन का जो इंग्लिश होता है वो हो जाएगा, पी मतलब प्राइस हो जाएगा। ठीक है, विक्षोभ बिक्री का अर्थ क्या होता है, तो उत्पादन को बाजार मूल्य से कम दाम पर बेचना। विक्षोभ, अगर देखिए सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कभी कभी ऑनर्स पेपर में कि विक्षोभ क्या है, तो उत्पादन को बाजार मूल्य से कम दाम पर अगर आप बेचते हैं तो उसी को हम लोग विक्षोभ कहते हैं। ठीक है, और ये तब संभव होता है जब कोई वस्तु दाम बढ़ने से पहले आप खरीद चुके हैं और दाम बढ़ने के बाद आप उसे सस्ता में बेच सकते हैं। निम्न में से किस व्यवस्था में गांव को एक मूल्यांकन इकाई के रूप में चिन्हित किया गया जाता है, तो ये सभी है, तो कहना नहीं है, मार देना है। किस व्यवस्था में भूमि स्वामित्व असल कृषकों को नहीं दी गई थी। देखिए निगेटिव आ गया तो वहाँ पे इनमें सभी ऑप्शंस मारना गलत हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव नहीं दी गई थी तो ये हो जाएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था में नहीं दी गई थी। ठीक है, जब नहीं आ जाता है तो वहाँ पे थोड़ा डाउट होता है, हालांकि इनमें सभी भी हो सकता था यहाँ पर, लेकिन रैयतवाड़ी जो है सुटेबल आंसर है, नहीं होगा। ठीक है, 28 है, डैश में समस्त उत्पादन जोखिम काश्तकार पर चला जाता है, तो यहाँ पर डी बटाईदारी हो जाएगा। पिछले दशकों में कुल पट्टे पर लिए गए परिचालन क्षेत्रों में बटाई का नाम क्या था, तो आंकड़ों का उपलब्ध। देखिए बटाई आंकड़ों का उपलब्ध, बहुत VVI क्वेश्चन याद रखेंगे, बिल्कुल रूप से इसको रटे जाएंगे। ठीक है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू हुआ था, 100% क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एकदम रट के जाना है, सी ऑप्शन हो जाएगा, 100% आपके एग्जाम में आ जाएगी। विभिन्न मंडियों को एकीकृत करने के लिए बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल का क्या नाम है। यहाँ पर देखिए आंसर है आपका यहाँ पर 0 है। अब आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मंडियों को एकीकृत करने के लिए बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल का क्या नाम है, सुप्रीग्राम्स जैम इस समीक्षा इनाम। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग CP ग्राम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इनमें से कोई नहीं रहना चाहिए था ऑप्शंस। आवर्धिक बाजार या हाट किसके प्रकार हैं, यह प्राथमिक बाजार के प्रकार हैं। जो हाट लगता है वो प्राथमिक बाजार के अंतर्गत आ जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कथन सत्य नहीं है, तो इसमें बागवानी शामिल नहीं होते हैं। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में भूमि पट्टेदारी पर एक विशेष समिति गठित किया है, तो डॉक्टर डी हक। चलिए अब टिक नहीं लगा हुआ है, बट क्वेश्चंस को ध्यान से रटते जाना है, एकदम तरह से ध्यान रखना है। एक 2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस में भी ऐसा ही हुआ था, बहुत लोग नहीं पढ़े थे सही ढंग से। कुछ शुरुआती का 10 से 15 क्वेश्चन थोड़ा टफ था, बाकी सब क्वेश्चन मिला हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान सकल बचत दर क्या है, तो 26% है। भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदारी कौन सा देश है, USA अमेरिका है अभी भी। भारत के किस क्षेत्र का विकास सबसे तेज है, तो सबसे तेज विकास हुआ है उस सेवा का क्षेत्र में हुआ है। ठीक है ना, यानी बिजनेस में जो है काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के आयात में किस वस्तु का योगदान अधिकतम है, तो भारत जो सबसे ज़्यादा आयात किया है तो वो है आपका पेट्रोलियम मंगाते हैं। ठीक है ना, विदेश से।
आयात का मतलब जब कोई वस्तु को विदेश से अगर अपने भारत में लाया जाता है तो उसको कहते हैं आयात। और जब भारत यानी अपने देश से कोई वस्तु को किसी अन्य देश में भेजा जाता है तो इसको हम लोग निर्यात कहते हैं। निम्न सेवाओं में से किस सेवा का योगदान भारत के निर्यात में अधिकतम होता है? हाँ, तो निर्यात है सॉफ्टवेयर सेवाएं। भारत से देखिए सॉफ्टवेयर सेवाएं बहुत ज़्यादा दिया जाता है, इसीलिए अपने यहाँ जो है बहुत कुछ सस्ता है सॉफ्टवेयर वाला चीज़ में। 2021 के वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का केवां स्थान है? 132वां स्थान है। बहुत दिन पहले से ही 132वां है। जीएसटी द्वारा किस किस कर को हटाया गया? ये तो देखिए वेट कर को हटाया गया, बट ऑप्शंस में उपयुक्त सभी है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी लग जाएगा। आपका ऑप्शंस ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। वेट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, वर्तमान स्थिति के अनुसार उपयुक्त सभी हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 2005 में। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व पश्चिम गलियारा किन शहरों को जोड़ता है? सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। पूछा जाता है क्वेश्चन राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा कौन है? तो 7 राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे बड़ा है और सबसे छोटा 1 है। 1 या 3 है छोटा, लेकिन बड़ा 7 है 100%। भारत में आखिरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 12, ये याद रखेंगे। यानी लास्ट जो होता है पंचवर्षीय योजना जो हुआ था मतलब कि जनगणना वो हुआ था 10 ही तक हुआ था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सेवा क्षेत्र से संबंधित है? तो उपयुक्त सभी है, तो घबराने की बात नहीं है, उपयुक्त सभी मार देना है। आर्थिक सर्वेक्षण को कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय। आर्थिक संबंधी जो भी बात होता है वित्त मंत्रालय के हाथ में होता है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 1 रुपये के सिक्का पर जो होता है वो वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंचवर्षीय योजना का अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ये USAR यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से लिया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रतिशत विकास का हिंदू दर को इंगित करता है? तो आपका हो जाएगा 3.5%। अनुसूचित व्यापार व्यवहार को शामिल किया जाता है MRT के द्वारा, ठीक है, अधिनियम के द्वारा, MRTP के द्वारा। देखिए बहुत ये क्वेश्चन सब महत्वपूर्ण है नहीं, मतलब कि एग्जाम में छप गया है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है नीति आयोग का पूरा नाम क्या हो जाता है? बहुत ही भिविया क्वेश्चन है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी नेशनल इंडियन ट्रेनिंग, यहाँ पर हो जाएगा परिवर्तन का होता ट्रेंडिंग, मतलब देखिए TI का फुल फॉर्म कुछ और होता, मतलब कि हिंदी कुछ और होता, लेकिन इसका हिंदी मतलब यहाँ पे ये है, अंग्रेजी कुछ और होता, वहाँ पे हमें ध्यान नहीं आ रहा है। 20 भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये तो कन्फर्म याद रखना है, भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? हाँ, नाबार्ड औद्योगिक ऋण, EDY ग्रामीण वित्त, RBI दीर्घकालीन वित्त, RBI यहाँ पर हो जाएगा। RBI जो है दीर्घ वित्त आपको नहीं देता, ये बिल्कुल रूप से गलत हो जाएगा, ठीक है ना, सही हो जाएगा, ठीक है RBI, बाकी सब गलत है। वैश्वीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण के संबंध में हो जाएगा खुली अर्थव्यवस्था का उदारीकरण सहित। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा बल दिया गया था किस पर? औद्योगिकी पर। राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? कम हो रहा है या बढ़ रहा है? तो अभी जो है कम हो रहा है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कम हो रहा है, लोग बिजनेस पे उतर रहे हैं। वंदी अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? देखिए वंदी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है ना ही निर्यात होगा ना ही आयात होगा, तो वंद अर्थव्यवस्था मतलब कि बहुत धीमी, देश जो है गतिशील नहीं हो रहा है, विकसित नहीं हो रहा है, तो आयात निर्यात होना बहुत ज़रूरी है किसी भी देश को विकास करने के लिए। FDI का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऑप्शन बी 100% सही है, और ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। चलिए, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है? जनसंख्या में मृत्यु दर में वृद्धि, जनसंख्या दर में वृद्धि, विशिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या का आकार। तो यहाँ पर जो पूछा जाता है घनत्व पूछा जा रहा है, ठीक है, तो घनत्व आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा विशिष्ट क्षेत्रों में जनसंख्या का आकार हो जाएगा। महिला पुरुष का अनुपात 2011 के अनुसार कितना है? 2011 के अनुसार जो महिला पुरुष की जनसंख्या जो है वो आपका है 940 महिला पर 1000 पुरुष है, ठीक है ना। वैसे 2011 के बाद जनगणना हुआ ही नहीं है तो बताया नहीं जा सकता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है। भारत में प्रमुख रूप से पाई जाने वाली बेरोजगारी क्या है? तो मौसमी बेरोजगारी है। इनमें से सभी है
यहाँ पर देखिए इनमें से सभी है ना, मौसमी तो है ही, प्रमुख रूप से पूछ दिया है तो इसलिए आपका मौसमी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। सीधे पूछता तब हो जाता है डी। तो कहीं कहीं पर होता है, इनमें सभी ऑप्शन नहीं होता, लेकिन 99% आपका हो जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी सामान्यतः पाई जाती है किस क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में। लोग किसी प्रकार खेती में लगे रहते हैं, कैसो जीवन यापन करते हैं, बट वो सबसे बड़ा छिपी हुई बेरोजगारी होता है, यानी केवल लोग दिखावा करता है, ठीक है ना। भूमि सुधार शामिल करता है, उपयुक्त में से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। भूमि सुधार संबंधित कुछ बातें नहीं है, तो खेती करने से सिंचाई के लिए नए तरीका और उर्वरक, नए बीज, ये सुधार का कोई बात चर्चा ही यहाँ पे नहीं है। तो ये डी जो है बिल्कुल रूप से उचित आंसर है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्वामीनाथन, ठीक है, जिनका मृत्यु पिछले वर्ष हुआ है, ठीक है, 2023 में। एक ऐसी बेरोजगारी जो एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी पर गमन के दौरान होती है, उसको कहते हैं घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। विश्व सूत्री कार्यक्रम, बहुत ही बेबिया क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। विश्व सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष लाया गया, तो 1975 में लाया गया। सारे प्रश्न एग्जाम में छपेंगे तो फिर बाद में नहीं कहिएगा कि हमने बताया था। देखिए हम ये क्वेश्चन आपका सीरियल थोड़ा आगे पीछे हो जाता है नंबरिंग, तो उससे आप लोग सोचिएगा नहीं, क्वेश्चन जो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन मिला है, मतलब कि पूछने का ज़्यादा उम्मीद है, वो सब क्वेश्चन दे रहे हैं। महालन नोविस मॉडल किस योजना से संबंधित है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। योजना अवकाश भारत में हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1966 के अकाल के बाद हुआ था, ध्यान रखेंगे। वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का एमएसपी क्या था प्रति क्विंटल, तो गेहूं जो है प्रति क्विंटल 1975 रुपया था, ठीक है ना, प्रति क्विंटल। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना शुरू की गई, कब शुरू की गई है, तो ये बीपीएल महिलाओं के लिए शुरू की गई है। किसके लिए शुरू की गई है, तो बीपीएल महिलाओं के लिए। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है, नैतिक प्रभाव हो जाएगा, ऑप्शन आपका बीज है, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूछा जाएगा ही क्वेश्चन। बंद अर्थव्यवस्था कब होता है, जब आयात निर्यात बिल्कुल रूप से बंद हो जाता है, दोनों बगल से नहीं होता है, तब जाके। भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषता क्या है, तो ध्यान रखेंगे सभी हो जाएगा ऑप्शन, तो सभी तो मार ही देना है आपको। यहाँ पे 4 है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है कृषि से, 10वां में पढ़े होंगे। जनसंख्या दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है, यहाँ पर जनसंख्या दृष्टि से देखिए अब पहला हो गया है, लेकिन जनगणना नहीं हुआ है पूरी तरह से, इसलिए दूसरा। पहला स्थान पर चीन है, और जनसंख्या अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जनानंकी कहते हैं, ठीक है ना, पहले हम बता दिए थे आपको। भारत में विश्व का कुल भूमि का कितना प्रतिशत है, तो बस 3% हो जाएगा लगभग, ठीक है ना, 2.42%। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, 55% है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का भी है। रीसन प्रभाव से तात्पर्य क्या है, देखिए सकल घरेलू उत्पाद में जो है कृषि क्षेत्र का योगदान 55% है, ठीक है। और यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो तृतीय क्षेत्र, जिसको सेवा के क्षेत्र से जानते हैं हम लोग। रीसन प्रभाव से तात्पर्य क्या है, उत्पादन वृद्धि का लाभ रिस कर समाज के निम्न तबके तक पहुँचना। रीसन प्रभाव का तात्पर्य देखिए रीसन से ही संबंधित है, रिस कर सभी समाज तक जब पहुँचता है लाभ, तो इसी को कहते हैं रीसन प्रभाव। आगे बढ़ेंगे। भारत में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है, लेकिन पश्चिम बंगाल का मछली चावल जो प्रमुख भोजन है, ठीक है ना। आंध्रा वाला मछली तो आप लोग सुनते होंगे नाम। मछली चावल प्रमुख भोजन कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है। प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर देशों को क्या कहा जाता है, विकासशील। जो विकासशील देश है वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। निम्नलिखित में से क्या नियोजन के लिए आवश्यक नहीं है, कीमती तंत्र, ये आवश्यक नहीं है। किस योजना के काल में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, तो 8वीं सदी में, ठीक है, या 8वीं काल में। आगे निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन की विशेषता नहीं है, आदेशात्मक नियोजन। किस योजना में सर्वाधिक थी, तो 10वीं योजना में। किस पंचवर्षीय योजना ने कृषि में ऋणात्मक वृद्धि पर अंकित किया, तीसरी। ऋणात्मक वृद्धि का मतलब होता है कि कृषि में जो है कमी हो गई थी, ठीक है ना। इनमें से कौन बम्बई प्लान में शामिल नहीं थे, JL नेहरू। बम्बई प्लान, ठीक है। कौन सी योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित है, तीसरी योजना, ठीक है। कुछ बातें को याद रखना है आप लोगों को, पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब कुछ दिमाग में बसा लेना है। निम्नलिखित में से कौन 12वीं पंचवर्षीय योजना
के उद्देश्य के संदर्भ में है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा। 100% परिवारों तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, और अभी जो है 100% तक प्राप्त हो भी गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है, तो उद्योग क्षेत्र को। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उद्योग क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। 3 क्षेत्र होते हैं कृषि के, ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं, उद्योग क्षेत्र जिसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, सेवा का क्षेत्र जिसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं। अनवरत योजना का प्रतिपादन किसने किया है, तो गुन्नर मिर्डल ने किया है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्य हैं, तो ये सभी है, तो बिना झिझक के मार दीजिए ये सभी, ठीक है ना। आगे है, किसका उपयोग जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन की समस्या को समाधान के लिए किया जाता है, तो जोतों की बात आया है, तो जोतों का चकबंदी करने के लिए ऑप्शंस आपको मार देना है ए। किस व्यवस्था में लगान वसूली की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी जाती है, तो इसमें महलवाड़ी व्यवस्था। बट ये सब पहले होता था, मुगल काल में होता था, अभी नहीं होता है, ठीक है ना। निम्न में से किस व्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से किसानों के साथ लागू किया गया, तो रैयत बाड़ी व्यवस्था, ठीक है, रैयत बाड़ी व्यवस्था। भारत में सेवा कर की शुरुआत कब हुई। रैयत बाड़ी अर्थात हम समझाते, लेकिन टाइम के अभाव है इसलिए हम समझा नहीं पाएंगे सब क्वेश्चन को, और पूरे आपको बताएंगे। भारत में सेवा कर की शुरुआत जो है वो आपका 1994 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस मिल रहा है, तो मार देना है ये सभी। जहाँ पर भी ये सभी मिल जाएगा ज़्यादातर वही सही होता है। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है, तो प्रतिभूति विनिमय कर, ठीक है। लेफर वक्र किसके मध्य संबंध को बताता है, तो ये हो जाएगा कर राजस्व और कर दर। कर राजस्व और कर दर के बीच है लेफर वक्र, ये संबंध बताते हैं। वस्तु एवं सेवा कर कब लागू होता है, भी क्वेश्चन याद रखेंगे। 1 जुलाई 1907 को लागू हुआ। निम्नलिखित में से कौन जीएसटी की विशेषता है, ये सभी ऑप्शंस मार देना है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। जो केंद्र के वित्त मंत्री होता है, जैसे अभी सीता निर्मला रमन होंगे वित्त मंत्री, उनके हाथ में है। किस समिति ने पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता का सुझाव दिया, तारोपोड़ समिति हो जाएगा, ठीक है। तारोपोड़ एक समिति है, संगठन है। निम्न में से किसने फेरा का स्थान लिया है, तो फेमा। फॉसे फेरा फॉसे फेमा याद रखेंगे। फेमा का विस्तार रूप क्या है, फेमा का फुल फॉर्म क्या है वो जान लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है, FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, ठीक है, फेमा। विशेष आर्थिक क्षेत्र सीज नीति की घोषणा कब की गई, 2000 ईस्वी में। पूंजी खाते की पूर्ण परिवर्तनीयता के लिए राजकोषीय घाटे को रखा गया किसमें, 4% के अंतर्गत। भारत ने 1993 में गोद लिया था, किसको लिया था, तो ये होगा परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली को ये गोद लिया था 1993 में। आगे बढ़ेंगे। भारतीय रुपया का अवमूल्यन कब किया गया, तो ये सभी ऑप्शंस है, तो ये सभी मार दीजिए। ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या है, कृषि प्रधान। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान देश है, वैसे भी आप याद रखिएगा भारत एक कृषि प्रधान देश है। पिछली अर्थव्यवस्था में जीवन स्तर होता है निम्न। स्वतंत्रता के समय भारतीयों के प्रति व्यक्ति आय कितना थी, बहुत कम था उस समय, बहुत ज़्यादा निम्न। भारत के ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो 70% है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय कृषि के योगदान में का प्रतिशत कितना है, तो अभी जो है ये थोड़ा बढ़ा है, ठीक है, तो अभी जो 17% है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुई, तो 1991 में। याद रखिएगा नियोजित, ये भी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन है। विश्व में भारत का चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, ठीक है। भारत में संचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, तो 34.5%। राष्ट्रीय कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय कृषि का मुख्य नीति क्या है, लाभकारी मूल्य, हीन मूल्य, सामान्य मूल्य, अनुपातिक मूल्य। तो राष्ट्रीय कृषि नीति का है लाभकारी मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से आपका वो सही हो जाएगा। ऐच्छिक चकबंदी का प्रारंभ कब हुआ, तो 1950 में हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि पर स्वामित्व किसका होता था, तो यहाँ पर जो है किसान होता था। किसान में ही एक को महाजन बना दिया जाता था पहले, ठीक है, तो इसी को रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था, ठीक है। ऐच्छिक चकबंदी किस पर निर्भर करता है, तो ऐच्छिक ये अनिवार्यता पर निर्भर करता है, ठीक है। अब ये लास्ट पेज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। किन राज्यों में चकबंदी का काम पूरा हो चुका है,
तो वो है आपका पंजाब में। पंजाब में भूमि संबंधी समस्या बहुत कम मिलेगा आपको। भूमि सुधार का उद्देश्य रहा, उपरोक्त सभी है तो उपरोक्त सभी मारना है। पट्टेदार का मुख्य अभिप्राय क्या है? भूमि को दूसरे को खेती करने के लिए दे देना, ठीक है। पट्टेदार होता है जिसको हम लोग कहते हैं बटैया। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1966 दशक में हुआ है, ठीक है, 66 में हुआ था। हरित क्रांति का तत्व क्या नहीं है? किसानों की अशिक्षा। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो हो, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो नेगेटिव वाला आंसर हो जाएगा। अशिक्षा ये गलत बात है। हरित क्रांति का तत्व नहीं, फिर से नेगेटिव आ रहा है, तो किसानों की अशिक्षा। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन जो है सेम है, ठीक है। हरित क्रांति के लाभ क्या होते हैं? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। हरित क्रांति का प्रमुख लाभ किन किसानों ने उठाया? तो बड़े किसान जो होता है वो बहुत ज़्यादा उठाया, ठीक है। छोटे मध्यम, प्रमुख देखिए बात हो जाता है तो किसी विशेष पर हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, बड़ा इजी है, थोड़ा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा कि बड़े होगा, सभी ऑप्शंस रहते हुए भी। हरित क्रांति से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कैसी रही? तो ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक वृद्धि हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में हुई, 10वां भी पढ़े होंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 1969 में ही किया गया था। भूमि विकास बैंक सामान्यतः किस कार्य के लिए कृषक को ऋण देती है? तो उपयुक्त सभी है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। जहाँ पे क्वेश्चन में फंस जाएगा, कन्फर्म पता रहेगा तो वो आंसर मारिएगा, अगर नहीं पता रहेगा उपयुक्त सभी ऑप्शन मिल रहा होगा तो आपको सभी मारना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसकी सहायक बैंक की कितने प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है? तो 35 संस्थाएँ हैं, ठीक है। राज्य सहकारी बैंकों की स्थापना कहाँ होती है? राज्य के मुख्यालयों में। चलिए अंतिम रूप से पढ़ेंगे, अब लास्ट पेज है, इसके बाद हम लोग प्रिंट करेंगे। आज भी साहूकारों क्यों महत्वपूर्ण है? सी, दोनों, बिना जमानत ऋण और तत्काल ऋण। देखिए जो साहूकार होते हैं उसको कहते हैं जो आपको सूद पे पैसा लगाता है वो हो जाता है, ठीक है। ये तत्काल आपको ऋण दे देगा, कर्जा दे देगा, और जमानत बिना जमानत का, ये आपको कोई ऐसा थोड़ी है कि आपको पकड़ के नीचे में बंद कर लेगा। मध्यकालीन ऋण का समय अवधि क्या है? तो मध्यकालीन ऋण अवधि का जो सामान्य है वो आपका 10 वर्ष है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार में ग्रामीण साख कौन साधन नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो 1982 में। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1958 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे नाफेड याद रखिएगा, नाफेड वैसे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बट पूछा जा सकता है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग किसानों के लिए लाभकारी क्यों है? सहकारी विपणन। उपयुक्त सभी मिल गया है और क्वेश्चन फंसाने वाला है तो सभी मारिए। भारत में मीट्रिक प्रणाली कब अपनाई गई? बहुत ही बेबी क्वेश्चंस, ये दोनों क्वेश्चंस, तो ये 1956 में अपनाया गया। जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं सब अब इम्पोर्टेंट ही है। भंडार गृह की सुविधा से क्या अर्थ है? दोनों ऑप्शंस हो जाएगा आपका, ठीक है। मूल्यों में अस्थायित्व लाना, कृषि उपज सुरक्षित रखना। अब जहाँ पर दोनों ऑप्शन का भी ऑप्शन आता है तो उसमें भी आपका 90% चांस है कि वही सही होगा। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितने किलो अनाज सस्ती दर पर मिलता है? तो एक को देखिए अभी 5 किलो मिल रहा है, सिंपल, ठीक है ना, लेकिन किताब के और ऑप्शंस के अनुसार 35 किलो आपको पहले दिया जाता है था। अन्नपूर्णा योजना में कितने किलो अनाज प्रत्येक सहारा को प्रति माह मिलता है? तो यहाँ पर होगा 10 किलो, बट इसको अब घटा के 5 किलो कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है नियमित मंडी से क्या अर्थ है, क्या आप समझते हैं? तो उपयुक्त सभी है तो बिना झिझक के मार दीजिए उपयुक्त सभी, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? बहुत ही बेबी क्वेश्चन, 1965। कृषि मूल्य आयोग का गठन कब हुआ? सी हो जाएगा 1965। तो 100% जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और क्वेश्चन पूरा हो चुका है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। क्या आपने लास्ट तक वीडियो को देखे हैं? ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। और इसके अलावा हम बताएंगे अगर आप आंसर के देखना चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले और एग्जाम में, तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है MNC क्लासेस, फिर आपको इस वाले पेज पर क्लिक कर लेना है और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होगा। इसमें आप आ जाएंगे और यूनिवर्सिटी अपडेट्स में आकर के आप लोग आंसर की मिला सकते हैं यहाँ से, और क्वेश्चन पेपर एग्जाम होने से पहले भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है यूनिवर्सिटी अपडेट्स पर, और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ आकर के क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं।